Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. It is my fourth video in ISSB series. आज की वीडियो में हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक्सप्लेन करेंगे। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता है ये फर्स्ट आउटडोर टास्क होता है जीटीओ डायमेंशन में। जीटीओ का जो फर्स्ट इंडोर टास्क होता है वो होता है पब्लिक स्पीकिंग टास्क। देन सेकंड इंडोर टास्क जो होता है वो होता है मिलिट्री प्लानिंग। देन उसके बाद उसके आउटडोर टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट आउटडोर टास्क होता है वो होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ इट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाउ इट इज़ फ्रेम्ड एंड व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स कैंडिडेट्स कमिट इन दीज टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता क्या है, इट इज़ द फर्स्ट आउटडोर टास्क। ये फर्स्ट आउटडोर टास्क होता है एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट इंक्रीज इन डिफिकल्टी एज द टास्क प्रोग्रेस। सिंस इट इज़ अ सीरीज ऑफ टास्क, इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स जो होता है ग्रुप प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे इस टास्क की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्टी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। इन दिस टास्क कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस ऑब्स्टेकल्स ऑफ हिंड्रेंस और रिस्ट्रिक्शंस इन 40 मिनट्स। अब जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं इस टास्क में वो कैंडिडेट्स को क्रॉस करनी पड़ती हैं, और इसके लिए टाइम कितना होता है आपके पास, वो होता है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के टाइम में आपने ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट करना होता है, और ये कंप्लीट नहीं होता 40 मिनट्स में। जितना आप अपना बेस्ट पुट ऑन कर सकते हैं वो आप कीजिए 40 मिनट्स के अंदर अंदर। तो ग्रुप के साथ जितना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पूरा ग्रुप, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आपका पूरा ग्रुप जीतता है। तो 40 मिनट्स में जितना अपना बेस्ट दीजिए आप अपना। देन यूजुअली इट टेक्स द शेप ऑफ सक्सेसिव ऑब्स्टेकल्स ओवर विच द ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सफिशिएंट बल्क एंड वेट सॉरी टू अफोर्ड ईच कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ ग्रुप। आमतौर पर इसमें ऑब्स्टेकल्स होती हैं इस टास्क में। इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में ऑब्स्टेकल्स होती हैं जो आपको क्रॉस करनी होती है अपने ग्रुप्स के साथ। किसकी मदद से, जो आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है उसकी मदद से। और वो जो हेल्पिंग मटेरियल जो होता है ना, वो इतना होता है वेट में या उसके अपने साइज़ में कि जो हर कैंडिडेट की अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अगर आप प्लैंक की बात करें ना, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जो प्लैंक होता है वो उसकी जो हाइट होती है ना वो 6 फीट होती है, आई थिंक 6 to 7 फीट। तो एक कैंडिडेट जो होता है वो बहुत मुश्किलों से उठाता है, वो तो 2 या 3 कैंडिडेट मिलकर उठाते हैं उस प्लैंक को। तो इस वजह से इस लाइन का ये मतलब है। इट आल्सो मेक्स सम डिग्री ऑफ कॉमन एसेंशियल एक्शंस बाय ऑल मेंबर्स। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप की कि वो इस टास्क को परफॉर्म करे। द फर्स्ट स्टेज इज़ रिलेटिवली ईजियर। जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो ईजियर होता है। द सेकंड स्टेज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट देन द फर्स्ट स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज़ मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट 2 स्टेजेस। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे ग्रुप प्रोग्रेस करता है इस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो वैसे वैसे इंक्रीज होती रहती है। इन दिस टास्क कैंडिडेट्स वर्क एज अ टीम एंड देयर इज़ नो लीडर और कमांडर। अब ये होता है, इन्होंने ये बता दिया कि ये जो टास्क है ये लीडरलेस टास्क है, इसमें कोई लीडर नहीं है ना ही कोई कमांडर है। पूरे ग्रुप ने मिलकर इस टास्क को परफॉर्म करना है। ये होता है आपका थर्ड लीडरलेस टास्क, अगर हम इसे लीडरलेस टास्क कहें। फर्स्ट लीडरलेस टास्क कौन सा था आपका, वो था आपका पब्लिक स्पीकिंग टास्क। देन सेकंड इंडोर टास्क जो था वो भी आपका लीडरलेस टास्क था, मिलिट्री प्लानिंग। अब अगर इसे हम कहें कि फर्स्ट आउटडोर लीडरलेस ग्रुप टास्क, तो वो है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड completion ऑफ द टास्क इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ everyone in the group. These tasks are completed by means of mental application and coordinated physical efforts with everyone working within a fixed time. अच्छा, अब जो जितने भी आउटडोर टास्क होते हैं सिवाय इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के, इसमें आपकी फिज़िकल एफर्ट्स इतनी यूज़ नहीं होती जितनी आपकी मेंटल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं। आप अपना आईक्यू लेवल यूज़ करके, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी आप यूज़ करके इस टास्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ना कि आपकी अपनी फ़िज़िकल एफर्ट्स इतनी यूज़ करें आप। तो इन टास्क में आप अपनी फ़िज़िकल एफर्ट्स इतना यूज़ नहीं करते जितना आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज़ करते हैं आप अपना विद इन अ फिक्स टाइम। असाइन टास्क इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ डिफाइंड स्पेस विदाउट टचिंग द ग्राउंड बाय यूजिंग गिवन हेल्पिंग मटेरियल लाइक। ये आपका हेल्पिंग मटेरियल है कंप्लीट, और इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने जो है ग्राउंड को टच नहीं करना। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन और हेल्पिंग मटेरियल, ये मैं आपको जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे जाएंगे ये एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
देन नेक्स्ट है अपेयरेंस इज आउटडोर टास्क। अब आपकी अपेयरेंस किस तरह की होनी चाहिए आउटडोर टास्क में? अपेयरेंस शुड बी लुक लाइक एन ऑफिसर। अगर हमें किट की बात करूँ, अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूँ आउटडोर टास्क की, तो ड्रेसिंग जो होती है वो आपकी आईसीएसबी कॉल लेटर जब आपको रिसीव होता है ना, तो उस आउटडोर आईसीएसबी के कॉल लेटर जो होता है उसमें आपको सारी ड्रेसिंग बताई हुई होती है उसकी इंस्ट्रक्शन में, कि आईसीएसबी की कंप्लीट ड्यूरेशन में आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, कौन से टास्क में आपकी क्या ड्रेसिंग होगी। तो वो आपको कंप्लीट गाइड वो आपको आईसीएसबी कॉल लेटर में दी हुई होती है। तो इस आउटडोर टास्क की जो किट है ना, इसके बारे में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। तो अपेयरेंस शुड बी लुक लाइक एन ऑफिसर। आपकी अपेयरेंस जो होती है होनी चाहिए वो आपके एज ए ऑफिसर होनी चाहिए, देखने में लगे कि आप एक ऑफिसर हो। नीट एंड क्लीन किट होनी चाहिए आपकी। जो भी वो किट होती है जो आप लेंगे, उसके साथ उन्होंने सॉक्स, शूज़, आपके हेयर कट से लेके आपके शूज़ के सोल तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आप। ये होती है आपकी अपेयरेंस शुड बी लुक लाइक एन ऑफिसर। देन हेयर कट एंड शूज़, वही बिल्कुल अपेयरेंस जो होती है ना, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया 14 क्वालिटीज़ वाली, कि अपेयरेंस जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए शुड बी लुक लाइक एन ऑफिसर। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से रिलेटेड जितनी भी मैंने इंस्ट्रक्शंस थी वो आपको बताती हैं। अब चलते हैं हम टास्क एरिया में। अब टास्क एरिया में जाने से पहले अब टास्क एरिया की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है टास्क एरिया में। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो टास्क एरिया में जाने से हम पहले कवर कर लेते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इन टास्क एरिया। दो जो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है वो है नेवर वॉक इन टास्क एरिया, ओनली जॉगिंग और स्लो रनिंग। अब टास्क एरिया में आपने वॉक नहीं करनी, वॉक आप कर नहीं सकते, आप नहीं चल सकते। आप अगर सिर्फ जॉगिंग और स्लो रनिंग अलाउ है, आपने हल्का हल्का ना भागते हुए जाना है। टास्क एरिया में भी जीटीओ आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने टास्क एरिया में कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करनी है। आपने वॉक नहीं कर सकते आप टास्क एरिया में। अगर आप एक टास्क से दूसरे टास्क में भी जा रहे हैं ना परफॉर्म करने के लिए, जैसे कमांड टास्क होता है, तो एक कैंडिडेट का टास्क होता है जो कंप्लीट ग्रुप होता है ना, वो जाके जो उनकी सिटिंग चेयर्स होती हैं वहाँ जाके बैठ जाता है। फिर एक एक कैंडिडेट ग्रुप को कॉल करता है जिसका वो कमांड टास्क होता है। फिर वो पूरा ग्रुप जो है उस कॉल पर वो स्लो रनिंग करता हुआ आता है उस ग्रुप कमांड टास्क से। तो ये होता है, इससे गाइडलाइन का ये इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि नेवर वॉक इन टास्क एरिया। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन है नेवर क्रॉस एनी टास्क फ्रॉम बिटवीन वाइल गोइंग टू परफॉर्म एनी टास्क। अब ये भी बहुत से कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कमांड टास्क के लिए अगर आप पूरा ग्रुप आपका आ रहा है ना उस कैंडिडेट के पास जिसका कमांड टास्क होना है, तो आपने ना टास्क के दरमियान से कभी भी नहीं गुजरना। जीटीओ ने ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपने ना टास्क एरिया में टास्क के दरमियान से गुजरते हुए नहीं आना। बिल्कुल जो आपका अलग रूट बना हुआ होता है ना टास्क एरिया में, हर सेंटर में ना टास्क एरिया का अलग रूट होता है, तो उस रूट पर से जाएँ आप और फिर उस टास्क तक पहुँचें। तो टास्क के दरमियान से कभी भी आपने नहीं जाना। ये बहुत नेगेटिव इंडिकेटर जाता है जीटीओ का आपका। ठीक है, आपका ग्रुप नहीं मान रहा ना, फिर भी आपने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है अगर आपका ग्रुप आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहा। नेवर लुक एट अदर ग्रुप हु आर परफॉर्मिंग। अब अगर मैं कराची सेंटर की बात करूं, तो अब कराची सेंटर में 100, 990, 100, 125, 130 इतने कैंडिडेट्स का बैच होता है कंप्लीट, और इस बैच में 10 to 12 ग्रुप्स बनते हैं। तो अगर हम टास्क एरिया की बात करें, तो जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है आपके कुछ फासले पर जो दूसरा टास्क है वो दूसरा ग्रुप कर रहा हो, तो आपने दूसरे ग्रुप के टास्क को नहीं देखना। जो दूसरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है ना टास्क, उसकी तरफ आपने नहीं देखना। ये भी आपको जीटीओ इंस्ट्रक्शन देता है। देन नेवर लुक एट द प्लेन। अच्छा, अब ये ना इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है। अब आईसीएसबी सेंटर जो होते हैं ना वो कैंट के नज़दीक ही होते हैं, आई होप कि कैंट में ही होते हैं। तो एयरपोर्ट भी नज़दीक होता है वहाँ से। तो अगर आप कराची की बात करें तो हर थोड़ी देर बाद जो है फ़्लाइट्स आती रहती हैं। तो आउटडोर टास्क करते हुए आपने कभी भी ना प्लेन की तरफ नहीं देखना जब आप ऊपर से जा रहा हो। ये भी बहुत से कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, फ़्लाइट देखने लग जाते हैं। तो फिर जीटीओ जो है ना बड़े क्वेश्चन करता है, वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है मेरी तरफ से। वैसे इंस्ट्रक्शन होती नहीं आईसीएसबी में, दी नहीं जाती है, मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है। देन फिफ्थ है मास्क, ग्लव्स एंड वाटर बॉटल्स और मे बी हैंड सैनिटाइज़र। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन जो है ना ये कोरोना वाले पीरियड की थी कि आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स एंड वाटर बॉटल्स। आई होप कि अब मास्क तो अभी भी अलाउ हो, ग्लव्स, बट वाटर बॉटल्स और हैंड सैनिटाइज़र की ये ज़रूरत शायद ना हो। कोरोना वाला पीरियड गुजर चुका है इस वजह से। चलें जी, अब टास्क एरिया में चलते हैं। अब आप ड्रेसिंग यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह की ड्रेसिंग होती है टास्क एरिया में। अब हम पहुँच चुके हैं टास्क एरिया में।
अगर अब मैं यहाँ पे अपीयरेंस की बात करूँ ना और इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ जो जीटीओ ने या आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं टास्क एरिया से रिलेटेड कि आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अब ये कैंडिडेट्स जो है ना, इनमें बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अब इंस्ट्रक्शन में आपको ये बताया हुआ होगा कि आपने मास्क आउटडोर टास्क या कमांड टास्क करते हुए नहीं पहनना, बट जब आप वो कंप्लीट हो जाए ना तो जीटीओ के इंस्ट्रक्शन सुनते हुए आपने वो पहन सकते हो आप। अब मैं कह रहा था कि इंस्ट्रक्शंस किस किस कैंडिडेट ने फॉलो की हुई हैं। अब आप देखें चेस्ट नंबर 11-12 को, बाकी उन्होंने तो मास्क पहना हुआ है, बस इन्होंने नहीं पहना हुआ। अगर ये फर्स्ट टू कैंडिडेट्स चेस्ट नंबर 11-12, उसके बाद यहाँ से चेस्ट नंबर 21 और 22, हालांकि इनके पास मास्क है फिर भी इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया हुआ। और अगर मैं आपको बताऊँ चेस्ट नंबर 19 को देखें, ये प्रॉपर ड्रेसिंग है इसकी। चेस्ट नंबर बिल्कुल ठीक पहना हुआ है इसने और मास्क भी है इसके पास, बट शूज़ थोड़े चेंज हैं। लेकिन इतना शूज़ के बारे में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, शूज़ कलरफुल भी हो सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स भी रिकमेंड हुए हैं जिनके शूज़ चेंज थे, वाइट नहीं थे। तो बट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कम्प्लीटली ये अच्छी बात है। तो वापस आते हैं, अब टास्क एरिया में पहुंच चुके हैं। तो अब जीटीओ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। टास्क एरिया में पहुंचने के बाद आपको आपके स्पेसिफिक टास्क तक ले जाया जाएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो आपका होगा। तो जीटीओ आपको पहले एक दफ़ा दिखा देगा कि ये आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का पार्ट फर्स्ट है, देन पार्ट सेकंड भी वो आपको दिखाएगा, देन पार्ट थर्ड भी, कि आपने 40 मिनट्स में इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो अब इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं जो जीटीओ ने इस टाइम पे आपको देनी है यहाँ पे खड़े होके, तो वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं। Gentlemen, the task that is in front of you is your progressive group task. Why we call it progressive group task? Because it is a series of tasks. First task, second task and third task. The ground between starting and finishing line is out of bound for you and for your material. चलो मैं आपको एक दफ़ा टास्क दिखा देता हूँ, टास्क होता किस तरह का है। तो टास्क होता है इस तरह का, हालांकि ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क नहीं है, ये कमांड टास्क है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता है ना उसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है। तो द ग्राउंड बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर यू एंड फॉर योर मटेरियल। ये आपकी स्टार्टिंग लाइन हो गई, देन ये है आपकी फिनिशिंग लाइन। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन और होती है जो जीटीओ आपको देता है, वो इनफाइनाइट लाइन की देता है वो। आई थिंक ये दोनों लाइंस जो है ना, वो कहता है ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इससे आपने बाहर नहीं जाना। शायद ये इंस्ट्रक्शंस सही हो, बट ये शायद मेरी गलत भी हो सकती है, आप ये कंफर्म कर लेना। तो जब आप वो जीटीओ इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली दे देता है ना, तो फिर वो पूछता है जेंटलमैन हैव यू कमिटेड एनी फाउल। तो जो स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा बाहर खड़ा होता है ना कैंडिडेट, तो वो फाउल कर रहा होता है। तो फिर वो पूरा ग्रुप जो होता है ना, वो स्टार्टिंग लाइन के अंदर अंदर आता है। इसे कॉर्नर से ना बाहर नहीं खड़े होना आपने, जब जीटीओ इंस्ट्रक्शन दे दे तो इसके अंदर ही रहना है आपने। तो ये स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन के दरमियान जो ग्राउंड है वो आउट ऑफ बाउंड है आपके लिए। देन जो ये ब्लू कलर है ना, इसको आप कंसीडर करो ग्रीन कलर, वहाँ पर होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो होता है वो फुली इनबाउंड होता है। द एरियाज दैट इज पेंटेड विद रेड कलर इज आउट ऑफ बाउंड फॉर यू एंड फॉर योर मटीरियल। ग्रीन कलर इज इनबाउंड फॉर ऑल। ग्रीन कलर जो होता है ना वो सबके लिए इनबाउंड होता है, आपके लिए भी और आपके मटीरियल के लिए भी, ठीक है ना। देन रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स आर ओनली इनबाउंड फॉर मटीरियल। रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स जो है ना, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं हाफ बाउंडेड एरिया। ये सिर्फ आपके मटेरियल के लिए इनबाउंड होता है। अब इसके हेल्पिंग मटेरियल में अगर आप देखें तो एक लार्ज प्लैंक है अरे और एक स्मॉल प्लैंक है। ये स्मॉल प्लैंक नहीं है, ये है डिस्क, इसको डिस्क कहते हैं। ये जो हाफ बाउंडेड एरिया है ना रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स वाला, ये डिस्क आपने इधर रखनी है, फिर इसलिए एरिया बनाया गया है। देन हेल्पिंग मटेरियल आपके पास क्या क्या होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, वो होगा आपका वुडन प्लैंक होगा, एक होगा वुडन लॉग, जो एक मतलब जिसे आप बल्ली भी कहते हैं, वो होगा एक। इसके अलावा होती है आपके पास रोप, देन ड्रम होता है आपके पास, और वाटर टैंक होता है और वुडन बॉक्स। अब ये वाटर टैंक और वुडन बॉक्स जो है ना, ये होता है इस तरह का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है जैसे टैंक हो गया, ये पूरी टैंकी की तरह होता है। इसको आप ना एज अ हेल्पिंग मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसको कैरी करके लेके जाना होता है फिनिशिंग लाइन पर। तो एज अ हेल्पिंग मटेरियल ये आपके लिए यूज़ नहीं होगा।
तो ये जो है हेल्पिंग मटेरियल हो गया। दैन जंपिंग एंड थ्रोइंग इज़ अलाउ। अच्छा, जंपिंग एंड थ्रोइंग जो होती है ना, ये होती है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अलाउ होती है, कमांड टास्क में नहीं होता। कमांड टास्क में जीटीओ की मर्जी होती है कि वो अलाउ कर दे या ना करे। तो ये भी इंस्ट्रक्शन होती है। दैन एनी स्टेप ग्रेटर देन 4 फीट विल बी कंसिडर्ड फाउल। तो जो भी स्टेप होगा जो 4 फीट से ज़्यादा होगा वो फाउल कंसिडर किया जाएगा। अब 4 फीट से जो बड़ा स्टेप होगा ना वो आपका फाउल कंसिडर किया जाएगा। वो कितना बड़ा स्टेप होगा मैं आपको दिखाता हूँ। वो होगा, ये देखें, ये एक बच्चा है, इसने जो फीट अपना उठाया हुआ है नीज तक, तो नीज तक जितना बड़ा स्टेप आप ले सकते हैं, अपनी फीट से लेके नीज तक इतना जो बड़ा ये जो डिस्टेंस होता है ना, इतनी लेंथ का आप जो है एक स्टेप ले सकते हैं। इससे बड़ा अगर आपने स्टेप लिया तो फाउल कंसिडर किया जाएगा। देन यू कैन मेक रूट विद हेल्प ऑफ हेल्पिंग मटेरियल बट यू कैन ओनली सपोर्ट विद योर लेग व्हेन अ कैंडिडेट मूव फ्रॉम हेल्पिंग मटेरियल। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन जो थी ना, ये पीजीटी की इंस्ट्रक्शन थी कोयटा सेंटर में। हो सकता है कराची सेंटर में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, बट फाउल और कलर रूल जो होता है ना, ये सब में सेम होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कोयटा सेंटर में कि यू कैन मेक रूट, मतलब फॉर एग्जांपल आप पीजीटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने प्लैंक से ना एक रास्ता बनाया है, प्लैंक को आपने हाथ से उठाया और एक रास्ता बनाया कैंडिडेट्स के लिए। तो जब कैंडिडेट उस प्लैंक पर से ऊपर चढ़ता हुआ चल के जा रहा होगा ना, तो आपने फिर उसको उस प्लैंक को ना हाथ से सपोर्ट नहीं करना, फिर आपने अब लेग से सपोर्ट करना है। रूट बनाते हुए आप हाथ से उठा के प्लैंक रख सकते हैं, बट जब कैंडिडेट को चलता हुआ जाएगा ना उस प्लैंक पे, फिर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते प्लैंक के, फिर आप उसको सिर्फ लेग से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। देन ये टास्क हो गया। देन अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिटीज़ कौन कौन सी चेक की जाती हैं पीजीटी में। अब पीजीटी स्टार्ट हो चुका है, जीटीओ ने कह दिया है कि जेंटलमैन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब पीजीटी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने करनी प्लानिंग ग्रुप के साथ मिलकर, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है ग्रुप के साथ। अच्छा, एक बात और, इस टाइम पे जो प्लानिंग हो रही होगी ना, जो ग्रुप प्लानिंग कर रहा होगा, तो ग्रुप जो है ना उसी कैंडिडेट की बात सुनेगा जो इंडोर टास्क में अच्छा परफॉर्म करके आया होगा। अगर एक कैंडिडेट है जो लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म करके आया है, मिलिट्री प्लानिंग में अच्छा परफॉर्म करके आया है, तो इस टाइम पे कैंडिडेट्स उसी कैंडिडेट की बात सुनेंगे। क्यों? तो इसलिए मैंने कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग टास्क या लेक्चरेट जो है ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कैंडिडेट के सामने भी, ग्रुप के सामने भी और जीटीओ के सामने भी। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, वही अगर आपका अच्छा नहीं गया तो इस टाइम पे आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखना है। इंडोर टास्क की आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि यहाँ पर जो है ना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो इस टाइम पे उसी कैंडिडेट की बात सुनी जाएगी जो पीछे से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि टास्क को हम कैसे कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ से जाएंगे। तो फिर जब आपने टास्क स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्वालिटी कौन सी थी जो मैंने आपकी बताई थी, वो आपकी अपेयरेंस। अब अपेयरेंस तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अपनी किट जो है नीट एंड क्लीन किट होनी चाहिए, हेयर कट, आपके शूज़, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन आ गई आपकी प्लानिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग एबिलिटी आपकी शो होगी। आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि आपके टास्क की जो एग्जीक्यूशन होगी ना, वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है तो आप फिर वो फाउल ही करता जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप फाउल करेगा आगे जाके। देन इनिशिएटिव। अब कोशिश करनी है आपने ना टास्क में पहले जाने की कोशिश करें आप, इस टास्क में पीजीटी में एंटर होने की इनिशिएटिव लें आप यहाँ पर। तो यहाँ पे इनिशिएटिव की क्वालिटी चेक होती है। देन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है आपने। आपकी एनालाइजिंग एबिलिटी भी यहाँ पे चेक होती है। मैन एंड मटेरियल एनालाइजिंग एबिलिटी, कि किस जगह पे कौन सा हेल्पिंग मटेरियल जो है वो हमें अच्छा फ़ायदा दे सकता है, या किस जगह पे कौन सा कैंडिडेट को हमने भेजना है। ये कैंडिडेट का किसी का कैंडिडेट का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपने एनालाइज करना है अपनी मैकेनिकल सेंस, अपने अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी यूज़ करते हुए कि कौन सा कैंडिडेट जो है ना हमें किस जगह पर ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। हो सकता है किसी का वेट ज़्यादा हो तो एक जगह पर जो है प्लैंक को बार बार चेंज करना हो, तो जिसका वेट ज़्यादा हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है वो उस जगह पर। तो और हो सकता है आपकी जो है मैकेनिकल सेंस अच्छी हो। फॉर एग्जांपल आपने के माइंड में एक प्लान आया हो, अब जो प्लान को एग्जीक्यूट करना है ना, हो सकता है वो उस एग्जीक्यूशन में कोई और कैंडिडेट हो जो आपसे अच्छा एग्जीक्यूट कर सके, तो आपने फिर उसको आगे भेजना है। कोशिश करनी है, आपने भी इनिशिएटिव लेना है, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में प्लान अच्छा आया हो बट वो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कोई और कैंडिडेट अच्छा कर सकता हो, तो आपने उसको मौका देना है। तो आपकी सेंस यहाँ पे फिर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, ये क्वालिटी होगी। देन है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसे शो होती है
अगर कोई मुश्किल काम है ना तो उसको ना आपने अपने ज़िम्मे लेना है। अगर किसी कैंडिडेट से 2-3 कैंडिडेट से वो नहीं हो रहा तो आपने खुद जाना है वो करने के लिए। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी और कमांड टास्क में भी कोशिश करनी है कि आप खुद जाके वो जो है वो काम करो। तो यहाँ से आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो होगी। देन सॉरी देन कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन तो करना ही करना है, पूरा टास्क ही कोऑपरेशन वाला है ये, क्योंकि ग्रुप का जो कलेक्टिव मिशन है ना वो कंप्लीट होगा आपके कोऑपरेशन से। क्योंकि ये टास्क ही ऐसा, क्योंकि इसमें कोई लीडर नहीं है, एक ग्रुप है। अगर आपका टास्क कंप्लीट होता है ना, अगर आप जीतते हो तो पूरा आपका ग्रुप जीतता है। और वो कैसे जीतेगा? आपके कोऑपरेशन से। आपने कोऑपरेट करना पूरे ग्रुप के साथ। अब कोऑपरेशन का कैसे पता चलेगा? अगर कोई दूसरों को मौका देना है परफॉर्म करने का, अगर मुश्किल में किसी की मदद कर रहा है कोई शख्स, तो उसका मतलब कोऑपरेशन है। तो ये कोऑपरेशन इस तरह से शो होता है। देन मैकेनिकल सेंस। अब मैकेनिकल सेंस मैंने वही बताई थी कि मैन एंड मटेरियल एनालाइजिंग एबिलिटी आपकी ये टास्क इस तरह का है, इसमें आपकी जो है फिज़िकल एफर्ट्स इतनी यूज़ नहीं होती जितनी आपकी मेंटल एफर्ट्स यूज़ होती हैं। आपका आईक्यू लेवल चेक होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इस टास्क में आपकी फ़िज़िकल एफर्ट्स इतनी चेक नहीं होनी, ना आपकी फ़िज़िकल एफर्ट्स इतनी यूज़ होगी। तो कितना इफ़ेक्टिव आप एक प्लान दे सकते हो, तो वो प्लान देना है आपने इस टास्क में। देन आपका जो है बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनकी मैन एंड मटेरियल एनालाइजिंग एबिलिटी अच्छी हो, बट उनका ग्रुप के साथ उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो ये भी उनके लिए फिर नुकसान पहुंचाती है ये चीज़ उन कैंडिडेट्स को। या हो सकता है किसी कैंडिडेट का ग्रुप के साथ बिहेवियर अच्छा हो, वो कॉपरेशन शो कर रहा हो, बट उसकी जो है वो मैन एंड मटेरियल एनालाइजिंग एबिलिटी सही ना हो, उससे प्लान ना बन रहा हो, तो ये चीज़ भी उसके एक नेगेटिव इंडिकेटर जाता है जीटीओ की तरफ। तो इस तरह का भी इस चीज़ दोनों चीज़ों में ना एक बैलेंस रखना है आपने। अपने अपना ना 100% देना है, सुपरफिशियल बिहेवियर शो नहीं करना आपने यहाँ पर। आपने यहाँ पर 100% देना है अपना, कि जेंटलमैन आए कि यस वी कैन डू इट ऑन टाइम। ऐसे ऐसे आपने ना बातें करनी है कि यस वी कैन डू इट, वी विल डू इट। कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते रहना है आपने इस जगह पर। अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। इस टास्क में किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। इस टास्क में जो है 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। फर्स्ट लीडर, सेकंड इंटरप्टर, देन थर्ड फॉलोअर। अब लीडर कौन सा होता है? जो प्लान दे रहा होगा, सबको कन्विंस कर रहा होगा उस प्लान पर। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये टास्क ऐसा है कि इसमें ना टाइम भी कम होता है और कम टाइम में आपने प्लान बनाना भी होता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ग्रुप को इन्फ्लुएंस भी करना होता है। तो यहाँ पे आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी भी चेक होती है। इतने कम टाइम में प्लान बनाना है आपने, उस ग्रुप को उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कन्विंस भी करना है ग्रुप को। तो ये ऐसे काम जो कर रहा होता है ना, जो सबको सपोर्ट कर रहा होता है, कॉपरेशन शो कर रहा होता है, वो होता है लीडर। ये फर्स्ट टाइप होती है कैंडिडेट्स, जिसमें ग्रुप में 1 या 2 हो सकते हैं, या हो सकता है ज़्यादा हो। कभी कभी ग्रुप्स भी अच्छे हो जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं आपकी किस्मत। किसी किसी ग्रुप्स में 8-8 कैंडिडेट्स भी रिकमेंड हुए हैं, किसी किसी ग्रुप में 2-2 3-3 भी रिकमेंड हुए हैं। और ऐसी एग्जांपल भी है कि एक ग्रुप में कोई रिकमेंड नहीं हुआ, पूरा पूरा बैच भी नॉट रिकमेंड हुआ है। तो बात वही आती है कॉपरेशन की। सेल्फिशनेस शो नहीं करनी है आपने, ग्रुप का कलेक्टिव मिशन कंप्लीट करने के लिए अपना बिहेवियर, अपना कॉपरेशन शो करना है इस टास्क में। देन सेकंड टाइप होती है इंटरप्टर। अब इंटरप्टर किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं? ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको ना आपका प्लान कंप्लीट नहीं होने देंगे। आप कोई भी करोगे, कोई भी स्टेप लोगे, ये आपको इंटरप्ट करेंगे। जेंटलमैन आई हैव अ बेटर प्लान, जेंटलमैन आई हैव अ सजेशन। आपका कोई प्लान हो भी रहा होगा ना, तो ये आपको करने नहीं देंगे, वो इंटरप्ट करते रहेंगे, पूरे ग्रुप को इंटरप्ट करते रहेंगे कंप्लीट टास्क में, पीजीटी में भी और कमांड टास्क में भी। तो इनको कहा जाता है इंटरप्टर। देन अगर ये कोई ऐसा कैंडिडेट है ना इंटरप्टर जो है, उसको आपने किस तरह डील करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कमांड टास्क चल रहा है, तो आप प्लानिंग दे रहे हो अभी कमांड टास्क की, और कोई कैंडिडेट जो है आपको इंटरप्ट कर देता है, जेंटलमैन आई हैव अ सजेशन। तो आपने र्यूड बिहेवियर यहाँ पे शो नहीं करना, आपने बॉसी बिहेवियर शो नहीं करना, उस कैंडिडेट से उस तरह से डील नहीं करना आपने बड़ा पोलाइटली उसे कहना है, एक रिस्पेक्टेबल मैनर में, कि जेंटलमैन लेट मी ब्रीफ, व्हेन माय प्लानिंग इज़ कंप्लीट देन आई विल टेक योर सजेशन इफ़ आई नीड। इस तरह आपने जो एक रिस्पेक्टेबल मैनर में उस कैंडिडेट से डील करना है। देन थर्ड टाइप जो होती है ना कैंडिडेट की, वो होती है फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स कौन से होते हैं? अगर मैं इस जगह दिखाऊं तो इसमें जो है पॉजिटिव कौन शो कर रहा है सॉरी।
अगर यहाँ पे देखें तो आप चेस्ट नंबर 14 है, 17 है, और जिसके हाथ में प्लैंक है, यही थोड़े ज़रा लग रहे हैं मुझे जो परफॉर्मेंस ज़रा शो करेंगे। बाकी अगर आप देखें चेस्ट नंबर 20 को देखिए आप, और एक पीछे जो कैंडिडेट करा है, इस तरह के कैंडिडेट जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है फॉलोअर्स। ये कुछ नहीं करते, इनकी कोई एफर्ट्स नहीं होती, बट जैसे जैसे ग्रुप कहता रहता है ये बेचारे वैसे वैसे करते रहते हैं, वैसे वैसे चलते जाते हैं आगे। तो इनको कहते हैं फॉलोअर्स। आपने फॉलोअर्स नहीं बनना, आपने अपना 100% देना है, 100% शो करना है आपने। कुछ कैंडिडेट्स डरे हुए भी होते हैं ना, इतने कॉन्शियस हो जाते हैं वो टास्क से रिलेटेड कि कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। तो आपने फॉलोअर्स नहीं बनना, अपना 100% देना है आपने। तो आपने इस टास्क में कॉपरेशन शो करनी है, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। कोई कैंडिडेट अगर खड़ा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका मौका देना है, उसको कोशिश करनी है कि उसको भी टास्क में आप इन्वॉल्व करें किसी न किसी तरह। तो आप डोंट गेट अंडर स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, प्रेशर में नहीं आना। ये भी एक प्रेशराइज सिचुएशन होती है, कम टाइम में इस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है आपने, तो ये भी एक प्रेशराइज सिचुएशन होती है। और जीटीओ भी कभी कभी इंस्ट्रक्शन देता है प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो कॉपरेशन शो करना है यहाँ पर, कैंडिडेट का ग्रुप का हेल्प करते रहना है। तो इस तरह ये आपका टास्क कंप्लीट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। देन अब जीटीओ दरमियान में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देता है। जीटीओ जो है इंस्ट्रक्शंस देता है कि जेंटलमैन ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकंड्स। कोई कैंडिडेट है ना, वो खड़ा हुआ है और वो जीटीओ को लग रहा है कि ये जो है प्रेशर में है, या कोई भी कैंडिडेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 18 है, तब जीटीओ कह देगा चेस्ट नंबर 18 ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स के लिए एक कैंडिडेट जेंटलमैन के लिए या एक कैंडिडेट के लिए ग्राउंड इनबाउंड हो जाएगा। अब जो है वो एक कैंडिडेट जो पहले स्ट्रेस में, पहले उसने प्रेशर लिया हुआ है, तो इन 10 सेकंड में वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसका माइंड जो है ना ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी 14 क्वालिटीज़ वाली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस टाइम पे अपने आप को काल्म रखना है आपने उन 10 सेकंड में। ये माइंड पहले ही बनाना है कि किस, अगर एक मौके पर मुझे ये 10 सेकंड मिलते हैं तो मैंने इस 10 सेकंड में क्या क्या करना है। अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 10 सेकंड दिए हैं जीटीओ ने, और वो पता क्या करते हैं, एक कैंडिडेट को वो उठाते हैं और फिनिशिंग लाइन पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है ये, मैं नहीं कहता ये गलत बात है, बट पीजीटी में आपने कोशिश करनी है कि उस 10 सेकंड में एक कैंडिडेट को आप ना लेके जाएं, बल्कि कोई ऐसा आपने इतना अच्छा आप परफॉर्म कर दें कि पूरे ग्रुप की जो है ना उस हेल्प हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई प्लैंक एक जगह पे नहीं लग रहा और फाउल हो रहा है बार बार, या कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो जब आपको 10 सेकंड मिले हैं ना, तो उस 10 सेकंड में आपने ग्रुप की हेल्प करनी है। ऐसे आप एक कैंडिडेट को फिनिशिंग लाइन पे लेके जाएंगे ना, अगर ग्रुप की आप हेल्प कर देंगे उन 10 सेकंड में, तो आपका पूरा ग्रुप जा सकता है उस फिनिशिंग लाइन पे। तो कोशिश करनी है ग्रुप की हेल्प करें। और ये 10 सेकंड हो गए। और क्या क्या इंस्ट्रक्शन होती है, और जीटीओ इंस्ट्रक्शन दे सकता है जेंटलमैन, फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट नंबर 11 है, जेंटलमैन चेस्ट नंबर 11 कह देता है कि जंपिंग इज़ अलाउ फॉर यू और थ्रोइंग इज़ अलाउ फॉर यू। ये जंपिंग इज़ नॉट अलाउ, थ्रोइंग इज़ अलाउ। हालांकि ये दोनों अलाउ होती है पीजीटी में, तो दरमियान में जीटीओ शायद कह सकता है कि जंपिंग इज़ नॉट अलाउ नो। देन एक इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि जेंटलमैन ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर ऑड चेस्ट नंबर्स। अब ग्रुप में जो ऑड चेस्ट नंबर, इवन चेस्ट नंबर जो होते हैं ना मिक्स होते हैं, तो जीटीओ कह सकता है कि जेंटलमैन है ग्राउंड इज इनबाउंड फॉर ऑड चेस्ट नंबर्स। अब ऑड चेस्ट नंबर्स के लिए ग्राउंड इनबाउंड हो गया। अब एक कोई एग्जांपल्स ऐसी भी थी कि ऑड चेस्ट नंबर वालों ने ना इवन चेस्ट नंबर वालों को उठाया और वो फिनिशिंग लाइन पर ले गए, पीजीटी ख़त्म। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं। तो मैंने वही कहा है कि ग्रुप की हेल्प करनी है, आपने ग्रुप को लेके जाना है फिनिशिंग लाइन पर, कंप्लीट ग्रुप को। तो इस तरह से आपने ये टास्क जो है ना परफॉर्म करना है। देन यही सारी क्वालिटीज़, आई होप कि मैंने सारी क्वालिटीज़ जो है एक्सप्लेन कर दी हैं, और जितने भी पैरामीटर्स थे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के वो भी आपसे एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो थैंक यू इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई बात जो है वो थोड़ी चेंज लगी हो, या मैंने आपको मिस गाइड किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट जो था, या वो रह गया है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, या कोई पॉइंट मैंने गलत बताया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।